हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। माय नेम इज प्रशांत कुमार मिश्रा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 24 मई 2024 का करंट अफेयर्स। ये है स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन की टीम, जिनमें से काफ़ी लोगों से आप भली भांति वाकिफ होंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आज क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग कवर करने वाले हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट होगा जीएस पेपर 2 के लिए प्राइमरली। कुछ इसका जो आज का कंटेंट है वो जीएस पेपर 4 में भी यूजफुल होगा, जो आप यूज करोगे। सेकेंड टॉपिक जो हम लोग लेने वाले हैं वो है ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में। और अमीबा या डिजीज या ऐसा कुछ हम साइंस एंड टेक का पार्ट मानते हैं, जो जीएस पेपर 3 के अंदर आता है। और उसके साथ साथ ये प्रीलिम्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड हम थर्ड टॉपिक कवर करेंगे, जो जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में काफ़ी काम आएगा। फिर हम फोर्थ टॉपिक कवर करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट गेयरिंग अप टू टैकल फ्लड्स। फ्लड से रिलेटेड आपको जीएस पेपर 1 में भी पढ़ना है, बट अगर डिजास्टर में पढ़ोगे, डिजास्टर को मैनेज करने में जीएस पेपर 3 में काम आएगा। और अगर आप एपीएससी की बात करें तो वो जीएस पेपर 5 में आपके काम आएगा। तो हम एक एक करके टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने लिया है इंडियन एक्सप्रेस से, और ये लिखा हुआ है श्री अशोक लवासा जी का। और ये बात करता है मॉडल कोड और उसके कंटेक्स्ट के बारे में कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या कंटेक्स्ट है। तो जब भी इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शंस का सीजन रहता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की काफ़ी चर्चा की जाती है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे बार बार हम लोग MCC पढ़ते हैं, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है। और ये गाइडलाइन कौन इशू करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करता है। कि जिसको फुलफिल करने का काम कौन करेंगे? पॉलिटिकल पार्टीज करेंगे, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स करेंगे। और इलेक्शन के टाइम पे इसका यूज होगा। इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। फॉलो करने वाले लोग पॉलिटिकल, जो भी एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो नहीं बोल सकते, पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टीज इसका यूज करेंगे। इसके साथ साथ क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे मान लो पॉलिटिकल लीडर्स लोग मीटिंग्स ले रहे हैं, गैदरिंग्स ले रहे हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात हो रही है, उनके जनरल कंडक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो करने से फ्री एंड फेयर इलेक्शन मेंटेन रहता है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हम बोल सकते हैं कि फीचर है या उसका बेनिफिट है। Model Code of Conduct comes into force immediately on the announcement of election schedule and remains in force till the end of election process. जब से इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, और जब तक इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है उस पूरे प्रोसेस तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंटेड रहता है, और पार्टीज और लीडर्स जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं। अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में और क्या लिखते हैं श्री लवासा जी, वो हम लोग समझते हैं। इस आर्टिकल में उन्होंने और क्या बातें लिखी है। उन्होंने ये बताया कि हम लोग जो है 26 जनवरी 1950 को इंडिया एक रिपब्लिक हो गया, और रिपब्लिक जब हम लोग हुए, हम लोगों ने एक नेशनल मोटो अडॉप्ट करा। वो नेशनल मोटो क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मतलब जो ट्रुथ है, ट्रुथ की ही विजय होती है, ट्रुथ ही जीतता है। और ये हमने अपने मुंडका उपनिषद से उठाया गया है। मुंडका उपनिषद में ये कोट लिखा हुआ है। एक दिन पहले, 26 जनवरी के एक दिन पहले इंडिया में इलेक्शन कमीशन का जन्म हुआ था। और इलेक्शन कमीशन का जन्म डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज करने हुआ के लिए हुआ था। ये सत्यमेव जयते, सत्य को जीवित रखने के लिए, सत्य को उसके विजय प्राप्त करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन का जन्म हुआ था। यहाँ से ये आप कोरिलेट करके समझ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? सबके लिए, जो भी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स होंगे जिनको इलेक्शन में पार्ट लेना होगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करेगा। एक जैसा फील्ड, ऐसा नहीं किसी को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है और किसी को थोड़ा एडवांटेज है, तो ऐसे रूल्स नॉर्म्स सेट करेगा जिसमें किसी पार्टी को, किसी कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा अनड्यू एडवांटेज नहीं मिले, उसके मनी की वजह से, उसके मसल्स की वजह से और चीज़ों की वजह से। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और क्या बातें करता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के आने से स्टेक होल्डर में एक सेल्फ रजिस्ट्रेंट की भावना डेवलप करानी होती है। सेल्फ रजिस्ट्रेंट मतलब खुद से खुद को रोक लेना। खुद से वो खुद को रोकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ बढ़ के कुछ ऐसी बातें ना बोलें जो जो कंट्री का फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक है, वो खराब करता है। The ECI describes the MCC as the singular contribution by political parties to the cause of democracy.
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलती है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी का एक सिंगुलर कंट्रीब्यूशन है इंडिया की डेमोक्रेसी में। ये एक कंट्रीब्यूशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, और ना ही इस पे डायरेक्टली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लॉ करके कुछ बना है, तो ना ही ये स्टैट्यूटरी हुआ। ये मेयरली एक गाइडलाइंस बन के रह जाती हैं, और इसको इम्प्लीमेंट करने की जो ड्यूटी होती है वो इलेक्शन कमीशन के ही पास होती है। तो इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करवा रही होती है, और बाकी पार्टी जो है इसमें इलेक्शन कमीशन का साथ दे रही होती है। वायलेट करने पे इलेक्शन कमीशन ही देखेगी। इलेक्शन कमीशन के पास वाइड पावर रहते हैं, जो कि आर्टिकल 324 से उनको मिलता है। इलेक्शन को सुपर इंटेंडेंस करने का भी पावर इनके पास होता है, डायरेक्शन देने का, कंट्रोल करने का सारा पावर इलेक्शन कमीशन के पास होता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी भी इनके पास होती है डायरेक्टली रूप से। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्यों है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्यों है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट क्यों नहीं है। पहली बार जो लोग पढ़ते हैं फ्लो फ्लो में वो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट ही समझ रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, बट एक्चुअल में क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल और मोरल में क्या डिफरेंसेस है, ये सारा कंटेंट जो है आप यूज कर पाओगे एथिक्स में। मोरालिटी के बारे में जैसा कि हम जानते हैं, मोरालिटी एक एमॉर्फस चीज है। इट हैज मोर टू डू विथ इंटेंट देन इम्पैक्ट। इंटेंट से ज्यादा मतलब है, इम्पैक्ट से इतना मतलब नहीं है। क्या आपने सोचा, क्या आप सोच रहे हो, आपका इंटेंशन क्या था, वो ज्यादा मैटर करती है जब हम बात करते हैं मोरालिटी की। जब भी कोई हम मोरल पर्सन की बात करते हैं तो उसका एक्शन से क्या रिजल्ट आया वो तो बाद में बात करते हैं, उसके एक्शंस के पीछे उसके इंटेंशन क्या थे उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब हम बात करेंगे तो लॉ की बात हो जाएगी। मॉडल मतलब लॉ, लॉ की बात जब हम करेंगे तो लॉ लुक्स एट मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब क्या होता है, ये एक्शंस की बात करता है, मोटिव बिहाइंड द एक्शन टू डिटरमाइन द फुल मेजर ऑफ गिल्ट। गिल्ट को डिटरमाइन करने के लिए देखता है कि जो भी एक्शन लिया गया है उसमें क्या मोटिव रहा है। जबकि मोरालिटी क्या देखता है, मोरालिटी एक डीपर कॉन्सेप्ट है, बहुत डीप में जाकर देखता है, ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। ये देखता है कि क्या क्या लाइज छिपी हुई होंगी इंटेंट के पीछे, कौन कौन सा रीजन होगा जो माइंड भी इतना अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाया। तो ये मोरालिटी देखता है। इसके लिए इमैनुअल कांट ने एक बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट बोला हुआ है, और इमैनुअल कांट ने कहा है कि इन लॉ अ मैन इज गिल्टी व्हेन ही वायलेट्स द राइट ऑफ अदर्स। इन एथिक्स ही इज गिल्टी इफ ही ओनली थिंक्स ऑफ डूइंग सो। इनफैक्ट अगर आपने सोचा भी कि किसी का राइट वायलेट करना है तो भी आप एथिकली क्या होते हो, गलत होते हो। जबकि लॉ में तो वायलेट करोगे तब जाके गलत माने जाओगे। तो ये एक प्रॉपर डिफरेंस है। इसीलिए ये मोरल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होके क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। मोरल जो है फॉलो कर पाना और किस एक्सटेंट तक बहुत मुश्किल चीज होता। अब ये कोड क्या कहता है, कोड ये कहता है डिटेल में, नो पार्टी और कैंडिडेट शैल इंक्लूड इन एनी एक्टिविटी which may aggravate existing differences or create mutual hatred or cause tension between different caste and communities। कहने का मतलब कि कोई पार्टी जो है, दो पॉलिटिकल पार्टी किसी ऐसे चीजों में इन्वॉल्व नहीं होगी जो दो अलग अलग कास्ट में, कम्युनिटीज में, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक एंटिटीज में टेंशन क्रिएट करे, डिवीजन क्रिएट करे। ऐसा कुछ ना कोई पार्टी इन्वॉल्व होगा ना कोई कैंडिडेट इन्वॉल्व होगा। एंड दैट देयर शैल बी नो अपील टू कास्ट और कम्युनल फीलिंग फॉर सिक्योरिंग वोट। और अपने आप कास्ट से या कम्युनल रिलीजियस फीलिंग से अपील नहीं कर सकते कि हमें ही वोट दो। इनफैक्ट ये तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहता है, बट आपको पता है कि इलेक्शंस को फेयरली कंडक्ट कराने के लिए, अच्छे से कंडक्ट कराने के लिए दो लॉ बने हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एक बना है 1950 और एक बना है 1951। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी अगर ऐसा कुछ किया जाता है, अपील किया जाता है कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स पे, तो ये एक करप्ट प्रैक्टिसेस माना जाता है, एक इलेक्टोरल ऑफेंस माना जाता है। इंडियन पिनल कोड में भी आता है ये, सेक्शन 123 3 एंड 3A में आता है। और आरपीए जो मैंने बात करी 1951 उसका भी सेक्शन 125 बनता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से भी ये चीज गलत है, और लॉफुली लीगली भी ये चीज क्या है, गलत ही है।
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में और क्या बातें होती हैं? टू कैच हाउएवर इज दैट फॉर एनी अपील ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी टू बिकम अ करप्ट प्रैक्टिस इट मस्ट बी टू वोट और रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग फॉर एनी पर्सन। जब इसको करप्ट प्रैक्टिस डिक्लेयर करवाना होगा, तो करप्ट प्रैक्टिस डिक्लेयर होने के लिए, ये करप्ट प्रैक्टिस तभी डिक्लेयर होगा जब सीधे सीधे क्लियर रूप में ये बोला जाए कि कोई पर्सन मुझे ही वोट करे या कोई पर्सन मुझे वोट नहीं करे बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजियस अफिलिएशन, रिलीजियस और कम्युनिटी और लैंग्वेज एफिलिएशन। सिमिलरली प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन क्लासेस, एनिमिटी बिटवीन क्लासेस को भी ऑफेंस माना गया है, पनिशेबल ऑफेंस माना गया है, जिसमें 3 साल तक का जेल हो सकता है, फाइन हो सकता है और बोथ हो सकता है। बट ये भी सिर्फ तभी जब एक्सप्लिसिट अपील हो वोट करने का या वोट से रिफ्रेन होने का, तब जाके ऐसा माना गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा एक्सप्लिसिटली अपील होने पे ही ये चीजें बताता है। तो इसके बारे में जो ऑथर है वो लिखते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे एक कहावत है, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। ये अकबर अलाहाबादिये के वर्ड्स हैं। डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं, मतलब जैसे कि आप निडल सुई में धागा अंदर डालने की कोशिश कर रहे हो, ट्राइंग टू अनटेंगल द थ्रेड बट नॉट फाइंडिंग द एंड। मतलब कि बहुत सारा अगर थ्रेड है ऐसे, उसको अनटेंगल करने की कोशिश कर रहे हो बट उसका एंड ही नहीं मिल रहा है। एंड ही नहीं मिलेगा तो उसको अनटेंगल कैसे कर पाओगे? तो वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाली बात हो गई है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में चीजें हैं कि कास्ट लाइन पे, कम्युनल लाइन पे डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करने हैं, बट फिर भी डिफरेंसेस क्रिएट की जा रही हैं और एक्सप्लिसिटली उसमें कुछ हो नहीं पा रहा है। ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने के लिए आ रहा है। यहाँ पे अब एक कंटेक्स्ट आता है माइथोलॉजी का, या फिर आप बोल सकते हो महाभारता का। महाभारता में एक कैरेक्टर हुआ करते थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर भी कहा जाता था क्योंकि ये धर्म का साथ देते थे, धर्म का पक्ष हमेशा लेते थे। टेक्निकली उनको भी गिल्टी नहीं बोला जा सका। उन्होंने बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, ये चिल्ला के बोला उन्होंने। और अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनके बेटे का नाम था अश्वत्थामा। बट बाद में उन्होंने धीरे से बोला कि जो मरा वो क्या है, हाथी था। तो अश्वत्थामा एक हाथी का नाम था जो मारा गया था। बट मेन जो उन्होंने सेंटेंस बोला अश्वत्थामा मारा गया, वो तेज चिल्ला के बोला। और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को सुनाई दिया, वो फिर परेशान हो गए, शस्त्र त्याग दिया और फिर उनका वध कर दिया गया। तो ये एक तरह से ट्रुथ ही था, बट ट्रुथ को अलग तरीके से बोलना, यहाँ पे युधिष्ठिर भी गिल्टी नहीं हुए, है ना। लॉफुली उनको गिल्टी नहीं कोई मान रहा था, बट मोरली एथिकली शायद वो गलत हो। बोथ फैक्ट्स इन क्वेश्चन, भीम किलिंग अश्वत्थामा द एलिफेंट एंड युधिष्ठिर कंफर्मिंग द अश्वत्थामा वाज किल्ड वेयर ट्रू, क्योंकि दोनों फैक्ट्स जो थे वो ट्रू थे। वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है। तो अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या करने की जरूरत है? महाभारता स्टोरी का जो मैसेज है उस पे काम करने की जरूरत है। रीथिंक एमसीसी, एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वापस से दोबारा सोचने की जरूरत है, रीबूट करने की जरूरत है उसको भी और अपने कॉन्सेंस को भी। इलेक्शंस डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, और इलेक्शंस, हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हैं, इलेक्शन ही सहारा है। इलेक्शन को फेयर होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो हमारे लीडर हैं वो मोरल बैलेंस्ड नहीं खोएं और कुछ ऐसा डैमेज नहीं कर दें जो सिर्फ इलेक्शन से आगे जाके बहुत लंबे टाइम तक ये नेशन को हॉन्ट करता रहे। तो ये समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। सेकंड टॉपिक की बात है ब्रेन ईटिंग अमीबा। अमीबा आप जानते हो सिंगल सेल का आर्किटेक्चर होता है, एक लिविंग बीइंग होता है। और अमीबा से रिलेटेड एक न्यूज आया है कि अमीबा ब्रेन खा रहा है, एक बीमारी कॉज कर रहा है। बीमारी का नाम है प्राइमरी अम्योबिक मेनिंगोनाइसेफलाइटिस करके एक बीमारी है, जिसको पीएम के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जाना गया है। एक 5 साल की छोटी बच्ची का डेथ हो गया केरला में कोझिकोड हॉस्पिटल में, जो परेशान थी, जो सफर कर रही थी प्राइमरी अम्योबिक मेनिंगोजेनोसेफलाइटिस से, वो सफर कर रही थी इस बीमारी से। तो इस बीमारी से क्या होता है, ये किस किस चीज से होता है? ये होता है नेजलरिया फॉलेरी करके एक अमीबा से होता है। इट इज अ फ्री लिविंग अमीबा और ए सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस बीमारी को, इस डिजीज को कॉज करता है।
नेउजिलरिया फ्लोरी लिव्स इन वार्म फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में रहता है और फ्रेश वाटर थोड़ा सा वार्म होना चाहिए, वहां पे ये सरवाइव करता है, वहां पे रहता है, वहां से वो लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और लोगों को इन्फेक्ट थ्रू नोज करता है, कि अगर आप उसमें स्विम करने गए हो, है ना, तो हो सकता है कि नोज के थ्रू आपके बॉडी में वो इंटर कर जाएगा। हायर टेम्परेचर 46 डिग्री तक के टेम्परेचर को ये सरवाइव कर लेता है, और थोड़ा वार्म वाटर में ही ज्यादा इसके रहने की टेंडेंसीज होती हैं। Naegleria fowleri enters the body through nose usually when people are swimming. It then travels up to the brain. नोज से कहाँ जाएगा? ब्रेन तक जाएगा और धीरे धीरे ब्रेन टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ब्रेन में क्या करने लगता है? स्वेलिंग करने लगता है। इनिशियल स्टेज पे क्या क्या सिम्टम मिलते हैं? सिम्टम इंक्लूड हेडेक, हेडेक होगा ब्रेन में, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फीवर होने लगेगा, नोजिया होने लगेगा, वोमिटिंग होने लगेगा। ये सब सिम्टम्स ऐसे हैं ना कि बहुत सारे डिजीज के साथ कॉमन मिलेंगे आपको ये सिम्टम। लेटर ऑन द पेशेंट में हैव स्टिफ नेक, नेक गर्दन अकड़ जाएगी, कंफ्यूजन होने लगेगा, कंफ्यूजन, सीजर्स, हेलुसिनेशन होने लगेगा, जब दिमाग काम नहीं करता है तो ऐसी चीजें होने लगेंगी, और स्टेट ऑफ कॉमा भी आ सकता है। साइंटिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई एनी इफेक्टिव ट्रीटमेंट, इस डिजीज का कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। बहुत सारे डोजेस का कॉम्बिनेशन दिया जाता है इसको ठीक करने के लिए, प्रेजेंटली डॉक्टर इसको देने की कोशिश करते हैं। पास्ट इन्फेक्शन कितने हुए हैं इंडिया में? 20 तक टोटल रिपोर्टेड केस इंडिया में मिले हैं, है ना। पहला केस इंडिया में 2016 में रिपोर्ट किया गया था, और मैक्सिमम केसेस आप देखोगे केरला वाले रीजन में ही, क्योंकि केरला में बैक वाटर्स और ऐसे वाटर्स बहुत हैं, वाटर बॉडीज बहुत हैं, तो वहां पे ही ऐसे इंसिडेंट्स काफी रिकॉर्ड करे गए हैं। थर्ड टॉपिक चलते हैं। थर्ड टॉपिक जो है वो है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, तो ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और ये भी टॉपिक जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, हम लोग अपने डिफेंस में क्या क्या रिफॉर्म कर रहे हैं, इंटरनल डिफेंस में क्या क्या रिफॉर्म, तो डिफेंस से रिलेटेड रिफॉर्म में ये काम आएगा। आपको ये चीज पता है कि इंडियन जो आर्मी है वो अभी 3 अलग अलग विंग में काम कर रही होती है। आर्मी से ज्यादा मैं बोलूँ आर्म फोर्सेस जो है ना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये 3 जो कमांड है ये अलग अलग तरीके से काम कर रही होती है। तो अब यहाँ बात हो रही है थिएटर कमांड का रिफॉर्म और ज्यादा करने का, एक कंबाइंड कमांड बनाने का, जहाँ पे तीनों जगह से, आर्मी से, नेवी से और एयरफोर्स से ऑफिसर्स होंगे, पर्सनल होंगे, और कहीं वॉर के सिचुएशन में या क्राइसिस सिचुएशन में फटाफट ये एक साथ ही यहाँ पे वॉर को टैकल करने का काम करेंगे। और जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को बार बार कोऑर्डिनेट करने की जरूरत पड़ती है वॉर के सिचुएशन में, अगर ये थिएटर कमांड होगा, काफी पहले से ऑपरेशनलाइज होगा, तो उनको ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगा। और डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन में, डिफेंस सिस्टम के मॉडर्नाइजेशन में पहले से ही बहुत स्टेप उठाए गए हैं, जिसमें एक स्टेप था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को अपॉइंट करना। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को अपॉइंट करने के अलावा एक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स भी अपॉइंट किया गया था। उसके बाद से गवर्नमेंट को बहुत सारा ड्राफ्ट भेजा गया कि और क्या क्या रिफॉर्म किए जा सकते हैं इंडिया के इंटरनल डिफेंस जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस के लिए, बट अभी तक गवर्नमेंट किसी खास कंक्रीट नतीजे पे नहीं पहुंचाई है। उसमें ही सबसे एक प्रोमिनेंट जो बात होती है, हमेशा होती है, वो थिएटराइजेशन की बात होती है। द 3 डिफेंस सर्विसेज करंटली ऑपरेट इंडिविजुअली, इंडिविजुअली ऑपरेट करते हैं। इंडिविजुअल ऑपरेशनल कमांड है उनका, तीनों का कमांड क्या है? अलग अलग है। थिएटराइजेशन वुड इंटेल पुटिंग स्पेसिफिक यूनिट ऑफ पर्सनल फ्रॉम ऑल 3 सर्विसेज, स्पेसिफिक यूनिट को ऑल 3 सर्विसेज से एक जगह लाके ले आएगी, एक थिएटर कमांड होगा, है ना, जो कि ज्वाइंट ऑपरेशन कर पाएंगे वॉर के टाइम पे, कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे। उनका मैन पावर रैशनलाइज रहेगा, रिसोर्सेज रैशनलाइज रहेंगे। इंडिविजुअल सर्विसेज के टाइम पे ये चीजें उतनी रैशनलाइज नहीं हो पाती, भले ही सबका अपना कल्चर अलग है, इथोस अलग है, बट एक साथ थिएटर बनाने से वो चीजें सिंक में होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। वो अपना पर्सनल को, एसेट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, लॉजिस्टिक को इंटीग्रेट कर पाएंगे, पहले से ही इंटीग्रेट कर पाएंगे, सो दैट दे कैन ऑपरेट कोहेसिवली एंड अटेन डेफिनेट मिलिट्री गोल्स। उनका जो डेफिनेट मिलिट्री गोल जो है, डिफाइंड मिलिट्री गोल्स, वो ज्यादा जल्दी और अच्छे से अटेन
कर पाएंगे। देयर आर प्लान्स टू मेक मुंबई द फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन। मुंबई को एक पहला कॉमन सर्विस डिफेंस स्टेशन बनाने की कोशिश कर रही है। और उसके अलावा इंडिया के और भी पार्ट्स में ऐसे जो है ट्राई सर्विस डिफेंस स्टेशन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लखनऊ में बनाया जा सकता है, जयपुर में बनाया जा सकता है, मैरीटाइम थिएटर कमांड कोयम्बटूर में बनाया जा सकता है, कारवार या थिरुवनंतपुरम की भी बात चल रही है। तो ये सारे चीजें जो है वो कंसिडरेशन में है। अब इससे फायदा क्या होगा, लीडरशिप कमांड कैसे रहेगा। लीडरशिप कमांड को हेड करने के लिए ये जो तीनों थिएटर कमांड बनाए जाएंगे, 3 थिएटर कमांड को बनाने की बात चल रही है, उनको जनरल रैंक का जो ऑफिसर होंगे या इक्विवेलेंट रैंक, जो जनरल के इक्विवेलेंट रैंक है उसके जो ऑफिसर होंगे वो उसको हेड करेंगे। करंट प्लान ये है कि एक नेशनल डिफेंस कमेटी बनाई जाएगी, एनडीसी, जिसको हेड कौन करेंगे, डिफेंस मिनिस्टर। वो थिएटर कमांड वहां जाके इन लोगों को रिपोर्ट करेगा। इनके अलावा थिएटर कमांड के अलावा सीडीएस तो पहले से बन गए थे, बिपिन रावत का नाम आप लोग जानते थे, जिनका की निधन हो गया था। बिपिन रावत जी जो थे, उनका निधन होने के बाद अब सीडीएस में एक और पोस्ट ऐड करने की बात की जा रही है, वॉइस सीडीएस, एंड दूसरा एक और पोस्ट डेप्यूटी सीडीएस। इन दोनों के भी अपना अलग अलग काम होगा। वाइस सीडीएस का काम क्या होगा, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना, कैपेबिलिटी का डेवलपमेंट करना, प्रोक्योरमेंट रिलेटेड मैटर्स, जैसे मान लो राफेल आना है या कोई भी कुछ मंगाना है, खरीदना है, तो कितना आना चाहिए, ये प्रोक्योरमेंट रिलेटेड मैटर सारे कौन देखेंगे, वाइस सीडीएस साहब देखेंगे। डेप्यूटी सीडीएस का क्या काम होगा, इंटेलिजेंस का काम होगा, ऑपरेशन का काम होगा, कोऑर्डिनेशन का काम होगा, एसेट्स के एलोकेशन और कोऑर्डिनेशन का काम इनका होगा। पहले से जो 3 सर्विस चीफ हैं वो क्या करेंगे, वो 3 सर्विस चीफ अपने अपने जो उनके कैडर्स हैं उनको रेज करने का, ट्रेन करने का और सस्टेन करने का, इंडिविजुअल कैडर्स को सस्टेन करने का काम ये लोग करेंगे। द 3 थिएटर कमांड वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन। जो 3 थिएटर कमांड बने जाएंगे वो ऑपरेशंस के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट से ऐसा कुछ फाइनल नॉट नहीं आया है। तो डायरेक्टली यहाँ पे मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आई थिंक आपके समझ में आ जाएगा, है ना। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। कमांड लीडरशिप के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है स्टेट गवर्नमेंट गियरिंग अप टू टैकल फ्लड्स। स्टेट गवर्नमेंट मतलब आसाम स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। ये टॉपिक बाकी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आप देखोगे GS1 या GS3 का पार्ट यूपीएससी मेंस में भी रहता ही है। और यहाँ पे एपीएससी की अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 5 जो आसाम बेस्ड पेपर है उसमें काफी इम्पोर्टेंट ये बन जाता है। अगर हम यहाँ की बात करें तो कंटेक्स्ट क्या है, the article discusses the Assam administration's proactive measures in anticipation of upcoming monsoon season and potential flooding। अपकमिंग मॉनसून सीजन जो है इस साल का, उसमें पोटेंशियल फ्लडिंग हो सकता है, उसके बारे में यह डिस्कस करता है। और गवर्नमेंट ऑफ आसाम उसको टैकल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने वाली है इसकी बात ये करता है। पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि आसाम का जो फ्लड है, फ्लड का बैकग्राउंड क्या है। Assam's extensive river network makes it highly susceptible to natural disaster। जो रिवर नेटवर्क है आसाम में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है ना, तो इसके वजह से नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड आने के चांसेस, इरोजन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने ये बताया था कि जितना भी एरिया आसाम में है, आसाम में फ्लड प्रोन एरिया जो है वो 31.05 लाख हेक्टेयर है, आउट ऑफ इट्स टोटल एरिया ऑफ 78.523 लाख हेक्टेयर। मतलब ऑलमोस्ट 40% ऑफ आसाम का लैंड एरिया वो फ्लड प्रोन है। आसाम फ्लड प्रोन एरिया कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 9.4% ऑफ कंट्रीज टोटल फ्लड प्रोन एरिया। कंट्री के टोटल फ्लड प्रोन एरिया से ये 10% कहाँ मिलता है, आसाम में ही मिलता है। पूरे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में नेशनल एवरेज कितना है, जितना इंडिया के पास एरिया है, भारत के पास एरिया है, उसका ऑलमोस्ट 10% फ्लड प्रोन है या 10.2% फ्लड प्रोन है। बट आसाम के एरिया का 40% के अराउंड फ्लड प्रोन है। तो आसाम में फ्लड की प्रॉब्लम हमेशा से ही रही है और काफी रिकरेंट है। अब आसाम में फ्लड क्यों है और हमेशा क्यों आता है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है ब्रह्मपुत्रा फैक्टर और आसाम का लोकेशन। आसाम लोकेटेड है फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज पे एंड इंक्लूड्स द ब्रह्मपुत्रा एंड बराक वैलीज, रिवर को इंक्लूड करता है।
प्रिंसिपल रिवर कौन है? बड़ा ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो आसाम से में अबाउट 650 किलोमीटर तक क्या करती है, फ्लो करती है, विथ एन एवरेज विड्थ जो है 5.46 किलोमीटर तक होता है, और काफी बड़ा इसका फ्लड प्लेन हो जाता है। ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, बराक की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो आसाम में फ्लड का कारण बन जाती है। अब सिर्फ ब्रह्मपुत्र रिवर के होने से हो जाता है क्या? नहीं, ब्रह्मपुत्र रिवर जो आ रही होती है अपने साथ बहुत सारा सिल्ट और सेडिमेंट लेके आ रही होती है। सिल्ट और सेडिमेंट लेके जो आ रही होती है, उसके बाद से जैसे ही वो आसाम में एंटर करने लगती है, आसाम में रिवर का स्लोप जो है वो कम होने लगता है। तो ये सिल्ट जो ऊपर से आ रहा होता है, वो सिल्ट यहाँ पे बैठने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है। डिपॉजिट जैसे होने लगता है, रिवर का ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ब्लॉकेज ऑफ रिवर, हाइड्रोलॉजिकल ब्लॉकेज। जैसे ही हाइड्रोलॉजिकल ब्लॉकेज हो जाता है, रिवर जो है पानी दोनों साइड ऐसे निकलने लग जाता है, जिससे फ्लड की सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो ये है मेन, जो अगर ज्योग्राफी के बेसिस पे बोलें तो फ्लड के फैक्टर। सीजनल चेंजेस काफी हैं। समर में सेडिमेंटेशन ऑब्वियसली ज्यादा रहता है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, जिससे सेडिमेंटेशन और इंक्रीज होके आता है। मानसून काफी इंटेंस होता है पूरे नॉर्थ ईस्ट में और आसाम में। अगर हम एनुअल रेनफॉल की बात करें, 2900 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली आसाम में लगभग रिसीव होता है, सबके सबसे ज्यादा जून और जुलाई में। अगर रेनफॉल पूरे ईयर हो और डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो जो आपका सरफेस होता है, सरफेस को टाइम मिलता है ना, लैंड को टाइम मिलता है वाटर को एब्जॉर्ब करने का। लेकिन आज जो हो गए हैं, आजकल जो बारिश हो रही है, बहुत ही इंटेंस हो रही है, भले ही कम टाइम के लिए हो। इंटेंस रेनफॉल हो रहा है। इंटेंस रेनफॉल में ये होता है कि जो लैंड की वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है वो कम रहती है, और वो उतना फुलफिल नहीं हो पाता, और जो इंटेंस रेनफॉल इसके बाद से इधर उधर जाने लगता है, तो इससे भी फ्लड का सिचुएशन काफी ज्यादा अराइज होने लगता है। मॉनसून फैक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ रेनफॉल मॉनसून में काफी है। अर्ली रेनफॉल काफी ज्यादा हो जाता है, फॉर एग्जांपल है ना, अप्रैल मई से ही थंडरस्टॉर्म वगैरह कंट्रीब्यूट करने लगते हैं असम में। इकोनॉमिक लॉस काफी है। डायरेक्टली अगर ऐसे भी आए फ्लड और फ्लड से रिलेटेड चैलेंजेस पे, तो यहाँ पे मैंने जो भी रेलेवेंट डेटाज हैं वो इंक्लूड कर दिए हैं, सो दैट आप इनको इंक्लूड कर सकते हो। एवरेज एनुअल फाइनेंशियल लॉस कितना है? 200 करोड़ के आसपास है। सिग्निफिकेंट लॉस कितना है? इन 1998 लॉस वाज अबाउट 500 करोड़, 2000 में 771 करोड़। तो एवरेज लॉस तो 200 करोड़ का हर साल है ही। और ये सब उस ईयर है जिस साल आसाम में काफी फ्लड आया है। द स्टेट टिपिकली एक्सपीरियंस 3 to 4 वेव्स ऑफ फ्लड ईच ईयर। ईच ईयर 3 से 4, मतलब ऐसा वेव्स आ जाता है फ्लड का, जहाँ पे फ्लड प्रोन एरियाज है वहां पे। रिवर बैंक इरोजन एक लॉन्ग टर्म इशू है, लैंड लॉस एक लॉन्ग टर्म इशू है। एनुअल इरोजन जो है अप्रोक्सीमेटली 8000 हेक्टेयर का लैंड का जो होते रहता है, आर लॉस्ट टू इरोजन 8 ईच ईयर। अब बात करते हैं कि आसाम गवर्नमेंट ने क्या प्रिपरेशन किया है मॉनसून फ्लड से इस साल निपटने के लिए। तो आप ध्यान से सुनना कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ते हैं GS3 में, उसको क्या बोलते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर आना एक बात है, बट हाउ टू मैनेज दोज डिजास्टर। डिजास्टर मैनेज करने के लिए रिलीफ कैंप सेटअप किए जाएंगे, एंड आइडेंटिफिकेशन उनका किया जाएगा। 4300 ऐसे लोकेशन चूज कर लिए गए हैं आसाम एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जिनको रिलीफ कैंप बनाया जाएगा, जिसमें से मेनली प्राइमरी स्कूल्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ही हैं। अगर फ्लड उलड आता है तो ये थोड़े हाईलैंड पे होंगे, जहाँ पे लोगों को सुरक्षित ले जाया जाएगा और वहां पे उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ कुछ रिलीफ कैंप, मॉडल रिलीफ कैंप बनाए जाएंगे, जिनसे बाकी रिलीफ कैंप सीखेंगे कि रिलीफ कैंप कैसा होना चाहिए। ये कम से कम हर रेवेन्यू सर्किल में एक मॉडल रिलीफ कैंप तो बनाया जाएगा। टोटल बजट 1200 करोड़ तक का बजट रखा गया है, जो कि इनके डैमेजेस को कम करेगा। इमीडिएट फंड भी दे दिया गया है 100 करोड़ डिप्टी कमिश्नर्स को, है ना, जिससे कि प्रॉम्प्टली ऑपरेशन स्टार्ट हो पाएगा। मॉडल रिलीफ कैंप के फीचर क्या है? जो इनमेट उसमें रहने के लिए लोग आएंगे और कैटल्स उनके होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा ये पायलट बेसिस पे चलाया जाएगा। हर मॉडल रिलीफ कैंप में एक चिल्ड्रंस कॉर्नर होगा, जहां बच्चे अपना खेल सकते हैं, रह सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अलग से डेडिकेटेड एरियाज होगा। और रिलीफ कैंप में जब भी फ्लड और ऐसे डिजास्टर आते हैं, डिजीज और एपिडेमिक्स लाइक
डायरिया, वाटर बॉर्न डिजीज, मलेरिया, डेंगू, इन सब की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेडिकल टीम्स होगी जो बार बार हेल्थ चेकअप्स रेगुलर इंटरवल पे प्रोवाइड करेगी और फिर उनका निपटारा भी करेगी। जो वनरेबल एरियाज होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिमा हसाओ, जिसमें अभी बहुत भयंकर फ्लड आया था, लैंडस्लाइड काफी हो रहा था, और ये स्टिल प्रोन है कि यहाँ पे हेवी रेनफॉल आएगा और लैंडस्लाइड्स होंगे। तो लैंडस्लाइड से प्रॉब्लम क्या होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क टूट जाता है, रोड ब्लॉक हो जाता है, रोड खत्म हो जाता है इनफैक्ट। तो रेलवेज को और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कुछ भी हो, जो कम्युनिकेशन चैनल है, जो पाथवे है, वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए, उसको मेंटेन करने की कोशिश की जाए। और साथ साथ में एडिक्वेट फूड स्टॉक दिया जाए, एडुकेट फूड स्टॉक मेंटेन किया जाए हर लोकल एरियाज में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, लास्ट ईयर प्रोलॉन्ग्ड आइसोलेशन हो गया था बराक वैली का, जिसकी वजह से वहाँ फूड शॉर्टेज हो गया था। तो इस बार हर जगह से एक फूड स्टॉक स्टॉक जो है एटलीस्ट 3 वीक्स का केफ्ट किया जाएगा, फॉर एग्जांपल बराक वैली में। अब बात करेंगे कि फ्लड कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन, ये बेसिक मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं। एम्बैंकमेंट बना दो, फ्लड वॉल्स बना दो, रिवर ट्रेनिंग एंड बैंक प्रोटेक्शन वर्क्स कर दो, एंटी इरोजन एंड टाउन प्रोटेक्शन वर्क्स, रिवर चैनलाइजेशन, प्रो सिल्टेशन सिल्ट को डिवाइसेस, ड्रेनेज इंप्रूवमेंट, है ना, ड्रेनेज का इंप्रूवमेंट होना चाहिए, रेज्ड प्लेटफॉर्म्स, फ्लड फोरकास्टिंग बहुत जरूरी है, पहले से फोरकास्ट होने से लोगों को वहां से निकाला जा सकता है। फ्लड जोनिंग, जोनिंग तो होता ही है, कौन ज्यादा फ्लड प्रोन है और कौन कम फ्लड प्रोन है। अगर हम बात करें आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, तो वो क्या करती है, वो अर्ली वार्निंग सिस्टम पे काफी बिलीव रखती है और रिलीफ ऑपरेशन चलाती है, फ्लड मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिव्स चलाती है। द ASDMA coordinate effort among different department and agencies to enhance preparedness and response capabilities during floods, ensuring a more effective and organized approach to disaster management in the state। और क्या क्या काम करती है, असम गवर्नमेंट ने रिसेंटली $200 मिलियन का डील साइन किया है ADB के साथ, जिससे कि फ्लड अलर्ट को वो लोग टैकल कर पाए, है ना। ये प्रोजेक्ट क्या करेगी, 60 किलोमीटर ऑफ रिवर बैंक को स्टेबलाइज करने का काम करेगी, प्रो सिल्टेशन मेजर्स ये सब इंस्टॉल करने का काम करेगी, क्लाइमेट रेजिलियंट फ्लड एम्बैंकमेंट बनाएगी 5 हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम करेगी। दिस इनिशिएटिव विल बी इनहेंस फूड, फ्लड फोरकास्टिंग, वार्निंग सिस्टम, डिजास्टर रेजिलियंस, इन सबको बढ़ाने का काम करेगी। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारे पास्ट रिजल्ट है यूपीएससी के, ये हमारे प्रेजेंट इस साल के 2023 के रिजल्ट हैं यूपीएससी के। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू। जय हिंद।